Good morning, dear student of class 10C. Today, again, I am back with a new chapter that is development, resource and development. It is a geography chapter number one. So, very interesting chapter you should learn. You should try to understand the facts regarding this chapter carefully. So, first of all, as the chapter suggests, resource and development. So, we should focus on what are the resources and what are the developments. सबसे पहले we are talking about resources. Everything in our environment which can be used to satisfy our needs, हर एक चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को पूरा करने की काम करती है, इस टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फीजेबल्स और इकोनॉमिकली इसको फीजेबल कर सकते हैं. इट मीन्स इकोनॉमिकली हम उस लायक हों उसको यूज़ करने के लिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल और कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे, देन ओनली दैट इज बी टर्म्ड एज रिसोर्स. फिर वो रिसोर्स होगा. ह्यूमन बीइंग themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग खुद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड यूज दैम. वो क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल, जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है एनवायरनमेंट में उसका यूज करते हैं, उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनका यूज करते हैं. आफ्टर दिस यू शुड नो व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के हिसाब से आपके बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के रिसोर्सेज होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इफ यू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके हिसाब से आपके पोटेंशियल हो गए, डेवलप्ड हो गए, स्टॉक हो गए, रिजर्व्स हो गए, these kinds of resources are there. So let's study them a little deeper. देखिए, this is the diagram given up here that you have to make in your copy. This note, whatever I'm providing you, this you have to do in the copy. So अब detailing we are going to read from the on the basis of origin, जैसा कि हमने पढ़े थे. तो on the basis of origin the resources are of two types, biotic and abiotic. तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज की हम बात करते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, बायोस्फीयर से लिए जाते हैं और इनकी लाइफ होती है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरीज हो गई एंड लाइफ स्टॉक हो गए, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका अबायोटिक रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो हैं बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग्स हैं इनमें से, दे आर द अबायोटिक रिसोर्सेज. उनको अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है. एग्जाम्पल्स में आपका है रॉक्स एंड मिनरल्स, rocks and metals. On the basis of exhaustibility, as we discussed, that is of two types, renewable and non-renewable resources. तो सबसे पहले हम देखते हैं renewable, the resources which can be renewed, introduced, reproduced by physical, chemical and mechanical process are known as renewable or replenishable resources. देखिए replenishable resources को अंडरलाइन किया गया. इट मीन्स रिन्यूएबल का रिप्लेनिशेबल नेम भी है एंड इट कम्स इन द एग्जामिनेशन इन दिस वे ऑल्सो. तो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जो रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं किसी न किसी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, दैट इज नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. The renewable resources may further be divided into continuous और flow, और उसको फिर अगले हम उनको continuous और flow resources में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, replenishable और renewable resources को. एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी की बात की जाए, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. इसको बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिन्यू. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ द ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, और अपने फॉर्मेशन में ये मिलियंस ऑफ द ईयर लगा देते हैं, लाखों साल लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपका मेटल्स हैं आदर रिसाइकेबल, वो कुछ हैं ऐसे मेटल्स जैसे वो रिसाइकेबल हैं. एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, और कुछ जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और वो यूज के साथ
एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब इम्पॉर्टेंट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से भी रिसोर्सेज को फोर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, आपके इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटिवली। साफ साफ बात से पता लग रहा है कि प्राइवेटिवली ओन्ड होते हैं ये, किसी कोई ना कोई इंडिविजुअल्स को ओन कर रहा होता है, एक मालिक होता है इसका, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है मालिक हों। इन विलेजेस पीपल ओन लैंड्स, जैसे गांव में लोगों के पास जमीन होती है। वेयर इन द अर्बन एरिया, जबकि शहरों में पीपल ओन प्लॉट्स, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो दैट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर दिया गया है प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water and wells, etc. These are also the resources which shows the individualities, and that is why they come in the category of individual resources. Second आपका community owned resources। देखिए, community owned resources are accessible to all the members of community। ये community में जितने member हैं उन सबके लिए accessible होता है, सब लोग इसको access कर सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जो गाय भैंस की चुगने की जगह होती है। वरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। पब्लिक पार्क्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं एंड प्ले ग्राउंड्स होते हैं। दीज ऑल आर द रिसोर्सेज विच कम इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। थर्ड आपका आता है नेशनल रिसोर्सेज। देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाई नेशन और कंट्री। नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो किसी नेशन या कंट्री के द्वारा ओन किए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स, सारे के सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, तो लैंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत होती है। एंड ओशियानिक एरियाज हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स हो गए, 22.2 किलोमीटर बैठेगा वो, फ्रॉम द कोस्ट, टर्म्ड एज ए टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरफॉर बिलोंग्स टू द नेशन। तो ये सब जो क्या है नेशन को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये नेशनल रिसोर्सेज हैं। कौन से? ऑल द मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जितना है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज जितनी भी लैंड है, ओशियानिक एरिया जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, ये सब जो रिसोर्सेज हैं आपके नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके रोड, कैनाल्स वगैरह दिए हुए भी हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज इंटरनेशनल होता है। देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उसको रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो ओशियानिक रिसोर्सेज हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं एक्सक्लूसिव जोन्स के तहत, बिलोंग टू ओपन सी, उसमें ओपन ओशियन आता है। एन इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, एंड कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जब तक कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ना ली जा सके। तो दैट इज वाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट बहुत सारा है और कंफ्यूजन भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बहुत ढंग से इसको समझने की कोशिश करें। इसमें आपके पोटेंशियल आते हैं, डेवलप्ड आते हैं, स्टॉक आते हैं एंड रिजर्व्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, ये एक ऐसे रिसोर्सेज हैं विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन इनका यूटिलाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मीन्स टू से दीज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन बट स्टिल द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज हैव नॉट स्टार्टेड, लेकिन यूटिलाइजेशन इसके अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात करें तो राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पॉलिटिकल पोटेंशियल। अगर आप बात करें राजस्थान और गुजरात की तो इसमें बहुत पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड, काय के लिए? विंड के लिए एंड सोलर एनर्जी के लिए। बट सो फार, लेकिन अब तक दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, लेकिन अभी तक उनको अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट डेवलप्ड रिसोर्सेस, पोटेंशियल हो गया, अब डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात हो रही है। Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको सर्वे भी किया जा चुका है और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिटरमाइन हो चुकी हैं यूटिलाइजेशन के लिए, दोनों ही पता लगा चुके हैं कि कितना, मतलब दे आर रेडी फॉर द यूटिलाइजेशन।
बट है क्या प्रॉब्लम, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ लेवल ऑफ दिस फीजिबिलिटी। अब ये रिसोर्सेज किस पर डिपेंडेंट है, अपनी टेक्नोलॉजी की एसेसिबिलिटी पर एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी, कितनी मात्रा में किसको फायदा पहुंचा सकते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब नेक्स्ट है आपका स्टॉक के बारे में दिस इज बीइंग वी आर स्टडिंग। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, मटेरियल जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जिसमें पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी भी ह्यूमन बीइंग के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको एक्सेस करने की, इसीलिए इसको स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया है। व्हाई इट इज बीइंग केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक, बिकॉज मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल, मटेरियल है एनवायरनमेंट में जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, but still we don't have the technology that so that we will be able to utilize this kind of resources। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया, देखिए, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन का प्रयोग जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में किया जा सकता है, बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये क्या है, स्टॉक का सबसेट है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, मतलब जिसका प्रयोग किया जा सकता है ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इनका प्रयोग जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इसका प्रयोग फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल, वाटर इन डैम्स, जैसे पानी जो है, जो डैम्स का पानी है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज रिजर्व्स, ये रिजर्व्स हैं विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, इनका प्रयोग फ्यूचर में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, दिस होल चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। रिसोर्सेज जो है ना, ह्यूमन बीइंग के द्वारा इनडिस्क्रिमिनेटली इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से यूज नहीं किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी रिसोर्सेज का प्रयोग करने को नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब है क्या, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअली सेटिस्फाइड कर रहे हैं कुछ ही नीड्स, कुछ ही लोगों के लिए, मतलब देयर आर फ्यू हु आर रिच पीपल आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज डिस्क्रिमिनेटली। सेकंड है आपका अकोमोलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, और रिसोर्स का एक और सीन हो गया है, ये कुछ हैंड्स में ही कुछ हैंड्स में ही जाकर बस गए हैं। इट मीन्स क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है आजकल वो सारे रिसोर्सेज खरीद लेता है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं रहा है, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द सेगमेंट ऑफ रिच एंड पुअर, और जिसकी वजह से ही सोसाइटी अमीर और गरीब में बढ़ गई है। भाई जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिसके पास टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, कार है, वो अमीर है, जिसके पास ये नहीं है रिसोर्सेज वो गरीब है। तो लाइक दिस द सोसाइटी आल्सो हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज। It has led the global ecological crisis such as global warming। ग्लोबल लेवल पर भी बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड द लैंड डिग्रेडेशन। These also have been done because of the discriminating use of resources, but still the government, not only the government but also the people, nobody is paying attention towards it and no improvement is happening। अब इसके लिए फिर ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए एक चीज़ आती है, दैट इज़ द रिसोर्स प्लानिंग एज द वर्ड इज गिवन। तो प्लानिंग की मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी डन, रिसोर्सेज का प्रयोग इस तरीके से हो कि दैट शुड रिमेन फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो फॉर दैट देखिए व्हाट इज गिवन आउट हियर, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। सभी के लिए, जितने भी प्रकार की लाइफ धरती पर है उन सबके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, अब देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और आज का जो डेवलपमेंट है, प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट है, वो फ्यूचर जनरेशन को कम्प्रोमाइज ना करे। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफ यू टॉक अबाउट, अकॉर्डिंग टू मी,
or according to your book, the sustainable development is a development that you should utilize the resources in such a way that nature should not be harmed, and the resources should also be available for the upcoming generation. So this is what are very much important to know the sustainable development, और बहुत important definition है, आप याद रखें. Sustainable development में resource planning की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, ये very much important point. देखिए, now we will talk about resource planning. रिसोर्स प्लानिंग में देखिए क्या है आपको. इन इंडिया देर आर सम रीजन्स, इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कहे जा सकते हैं कि उनके रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उन पर्टिकुलर एरियाज में वो सफिशिएंट है, मतलब उनको किसी से रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड देर आर सम रीजन्स, और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, और जहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, मतलब देर आर फ्यू प्लेसेस विच आर सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर फ्यू प्लेसेस विच आर वेरी मच शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल. तो दिस कॉल्स बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग बोला जाएगा एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पर. अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखिए क्या है. सबसे पहले वी शुड नो हाउ द इंडिया प्लान द रिसोर्सेज एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड एंड हाउ इट अलाउज द पीपल टू एक्सेस देम. रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स. रिसोर्स प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. लेट्स रीड आउट. नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है रिसोर्सेज का कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर कंट्री के रीजन में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. दिस इन्वॉल्व्स द सर्वेइंग, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, कितनी मात्रा में कौन सी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी मात्रा में है वो, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मेजरमेंट भी किया जाता है. इट मीन्स आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर देखा जाता है, सर्वे होती है, उसकी मैपिंग होती है, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज देखा जाता है. एंड नंबर 2 स्टेप्स में आपका आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर्स इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. इवॉल्विंग अ प्लानिंग, फिर प्लानिंग इस तरीके से की जाता है, उसको प्लानिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो टेक्नोलॉजी है अप्रोप्रिएट, जो अवेलेबल है, स्किल जो अवेलेबल हैं, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, कि मतलब जो रिसोर्सेज की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है या नहीं है उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए. सेकेंड थिंग ये देखी जाती है. थर्ड, अब जब ये सब काम हो जाते हैं तो फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. फिर उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो होता है दैट हैज़ टू बी मैच्ड, उसको मैच किया जाता है नेशनल, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कि वो मैच कर रहा है या नहीं. दिस इज हाउ द नेशनल रिसोर्स प्लानिंग इज डन. उसके बाद देखिए क्या है. रिसोर्सेज कैन contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. Resources can contribute, resource क्या कर सकते हैं to the development के लिए only when, तभी कर सकते हैं when they are accompanied by appropriate tech, जब वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो आपकी कंट्री में है, इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस आपके पास हैं उसके हिसाब से अगर हो पाता है तो. इंडिया हैज़ मेड कंसर्न एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स. इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इस गोल्स को अचीव करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए. इंडिया हैज़ प्लान सो मेनी टाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान, पहले ही 5 वर्षीय जो योजना हुई थी. सिंस देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एफर्टिंग टू प्रोवाइड द बेस्ट रिसोर्सेज टू द पीपल एंड वांट्स टू हैव अ प्लानिंग इन आवर कंट्री. टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन ना हो, मतलब कोई ज़्यादा यूज ना कर पाए, कोई ऐसा ना हो कि उसको बेचारे को बिल्कुल भी रिसोर्सेज ना मिल पा रहे हैं, ऐसा ना हो. इसके लिए ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, रिसोर्स कंजर्वेशन किया गया है कंट्री में. रिसोर्स कंजर्वेशन प्लान्स हैव बीन मेड, बनाए गए हैं, एंड इट इज़ बीन सस्टेनेबल मैनर में चल भी रहे हैं, सो दैट द पीपल ऑफ द कंट्री वुड नॉट बी
able to utilize the resources unnecessarily and few remains with no use of the resources. तो ऐसा ना हो इसके लिए बहुत सारे प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग एंड हैव मेड आल्सो। अब बात करते हैं हम लैंड रिसोर्स की। देखिए लैंड रिसोर्सेज क्या हैं आपके, ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से आप देखें कि आपका जो प्लेन है वो सिर्फ 43% है, माउंटेन जो है वो 27% है एंड 30% प्लेट्यूज है। मतलब इंडिया का जो सीन है, जो लैंड डिवीजन है वो इस तरीके से है कि 43% प्लेन्स हैं एंड जो रेड में आप देख रहे हैं माउंटेन्स दैट इज 30% है एंड प्लेट्यूज जो आप देख रहे हैं पठार जिसको हिंदी में बोलते हैं दैट इज 27%। सारे डायग्राम्स जो इस शीट में हैं you have to make them on your fair copy also remember। देखिए लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। लैंड के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है, लैंड पे ही सब काम हम करते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स है utmost इम्पोर्टेंस का मतलब एवरीथिंग वी डू ऑन लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। मीन्स वॉट एवर वी डू ऑन द प्लानिट अर्थ दैट इज द लैंड। लैंड पे ही सब काम हो रहे हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया में, नेमली माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर ऑल्सो शोन बिलो। आइलैंड्स भी नीचे दिखाए गए होंगे, आप अभी फिलहाल देख लें। प्लेन से आपका 43%, थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, आपको याद रखना है ये बात। क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस। आपका लैंड जो है वो है आपका 43% प्लेन एरिया, माउंटेन्स जो है वो 27% है एंड प्लेट्यूज जो है वो 30% है। अब देखिए लैंड यूटिलाइजेशन, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द लैंड। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। लैंड का जो प्रयोग जो है वो अलग अलग डिफरेंट पर्पजेस के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नंबर 1 आपका फॉरेस्ट में है, नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जिस पर खेती नहीं की जा सकती, और उसमें आपकी थर्ड आती है बैरन एंड वेस्टलैंड। फोर्थ है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ऐसी लैंड जिस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, खेती नहीं की जा सकती, ऐसी कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है। फैलो लैंड बताई गई है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड को छोड़कर और भी बहुत सारी नेक्स्ट ऑन एरियाज हैं एंड सेवंथ इज नथिंग एक्चुअली दैट बाय मिस्टेक इट हैज कम आउट हियर। नाउ लैंड यूज पैटर्न्स, कैसे इंडिया में लैंड का जो है वो प्रयोग हो रहा है। देखिए लैंड यूज में क्या है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। दो फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर की, सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। फिजिकल फैक्टर में आपके कौन कौन से आते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। एंड ह्यूमन फैक्टर इफ यू टॉक अबाउट सच एज पॉपुलेशन आती है, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। These all things also come which affects the human factors, which are the human factors affect the land use. The data below represents the land use pattern in India. ये डेटा जो दिया गया है you have to read it carefully. barren land कितनी है, cultivable land कितनी है, ये सब आपको you have to read it and you have to make the diagram also in the paper in your fair copy. Now we talk about wasteland। देखिए क्या है वेस्टलैंड इज द लैंड। वेस्टलैंड एक ऐसी जमीन है पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो दूसरे एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रखी जाती है, विच इंक्लूड्स रॉकी, एरिड, जिसमें रॉकी लैंड होती है, एरिड जिसमें मतलब सूखी जमीन हो गई, डेजर्ट वाली, रोड्स रखे गए, रेलवे और इंडस्ट्री, दैट ऑल कम इन द वेस्टलैंड। मतलब उस पर खेती नहीं कर सकते। वेस्टलैंड का मतलब ऐसा नहीं कि खराब जमीन, वेस्टलैंड का मतलब वो लैंड जो है वो जमीन पर खेती नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगातार जो हम लैंड का प्रयोग कर रहे हैं एक लंबे समय तक, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, और अगर उसमें कुछ मेजर्स ना किए जाएं टू कंजर्व, उसको कंजर्व और मैनेज करने का, तो फिर दैट बिकम्स द डिग्रेडेशन, वो ज़मीन खराब हो जाती है। जैसे कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पर लैंड जो है वो लगातार उसका प्रयोग होने की वजह से एक साल में 2-2, 3-3 बार खेती होने की वजह से वहाँ की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल भी खराब हो गई थी, लैंड डिग्रेड होने लगी है। कहाँ की, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न राजस्थान,
These were the 4 places where the introduction of green revolution was done. अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की. I think for today it is enough. This much you should need to revise. And land degradation and conservation measure I will send you in the next video. Thank you very much.